नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने किया था रीतिकाल। रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की समय सीमा, प्रवृत्तियाँ और रीतिकाल के अंतर्गत जो 3 विचारधाराओं के विभिन्न कवियों की श्रेणियाँ बनाई गई हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, उस और रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध की विशेषताएं, ये हम कल कर चुके हैं। आज हम करेंगे रीतिमुक्त कविता की विशेषता है, रीतिमुक्त कवियों की विशेषता। तो आज हम करेंगे भाई, लिख लीजिए, रीतिमुक्त कवियों की विशेषताएं। विशेषताएं लिखे भाई, रीतिमुक्त लिख लेना, इधर शायद दिखाई नहीं देगा। पहली विशेषता है भाई स्वच्छंदतावाद। अब स्वच्छंद, क्योंकि इनका नाम ही है स्वच्छंद कवि, तो इनकी पहली विशेषता है स्वच्छंदतावाद। अब स्वच्छंदतावाद असल में है क्या? स्वच्छंदतावाद असल में एक विद्रोह है, थोथी रूढ़ नैतिकता और प्रणालीबद्धता के विरोध में, जो भावधारा को गतकालिक और निष्प्राण बना देता है। स्वच्छंदता का मार्ग तो लोक जीवन और प्रकृति के मध्य से गुजरता है, जो कविता को ताजगी प्रदान करता है और जिज्ञासा और कौतूहलता के कारण इसमें भावनात्मकता का भी समावेश हो जाता है, रहस्यवाद का भी समावेश हो जाता है, और ये कल्पना प्रवणता, संगीतात्मकता, ध्वन्यात्मकता, नाद सौंदर्य या अनुभूति प्रवणता, प्रेम और पीड़ा की अभिव्यक्ति, प्रेम का उदात्त चित्रण, ये सभी स्वच्छंदतावाद के अनिवार्य तत्व हैं। तो स्वच्छंदतावाद इसकी प्रमुख विशेषता है। दूसरी विशेषता है भाई इसकी व्यक्तिकता। व्यक्तिकता की प्रधानता देखने को मिलेगी आपको यहाँ रीतिमुक्त कवियों के यहाँ। और तीसरी है भाई इसकी विशेषता है फिर सूक्ष्म प्रेमानुभूति। आप लिखिए सूक्ष्म प्रेमानुभूति। सूक्ष्म प्रेमानुभूति है रीतिमुक्त कवियों की विशेषता है, सूक्ष्म प्रेमानुभूति। अगली विशेषता है प्रेम, उदात्त और पवित्रता का चित्रण। प्रेम की उदात्तता और पवित्रता का चित्रण। अगली विशेषता है भाई रीतिबद्धता का विरोध। रीतिमुक्त कवियों ने रीतिबद्धता का विरोध किया है, और इसके साथ ही आप एक लिख सकते हैं कि जो परंपरागत प्रणालीबद्धता है, प्रणालीबद्ध या प्रणालीभुक्त कह सकते हो, प्रणालीभुक्त परंपरा का विरोध। इसके अतिरिक्त जो रीतिकाल की विशेषताएं हैं वो तो हैं चित्रात्मकता, बिंबधर्मिता, संगीतात्मकता, साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग, प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण। और इसके अतिरिक्त जो अलग है ना भाई रीतिकाल से, जो इसकी अलग से अपनी विशेषताएं जो हैं वो करते हैं, और तो सब रीतिकाल के अंतर्गत है इनकी विशेषता। अगली इनकी विशेषता है भाई कि कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष को अधिक महत्व देते हैं। तो अगली है भाई इसकी विशेषता की भाव पक्ष की प्रधानता। भाव प्रधानता देखने को मिलती है क्योंकि ये कला पक्ष की अपेक्षा भाव उद्गार पर अधिक महत्व देते हैं। अगली है भाई फिर इनकी वियोग श्रृंगार का वर्णन है, क्योंकि रीतिसिद्ध और रीतिबद्ध के यहाँ संयोग श्रृंगार मिलता है, वियोग श्रृंगार का वर्णन मिलता है रीतिमुक्त के यहाँ। अगली विशेषता है भाई अशरीरी मानसिक प्रेम की अभिव्यक्ति।
और अगली विशेषता है और विशेषता है भाई इसकी, आप कह सकते हो कि मौलिक उद्भावनाएं। वैसे तो रीतिकाल की विशेषता है रीतिबद्ध और रीतिबद्ध कवियों की विशेष करके अनुकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, लेकिन जो रीति मुक्त कवि हैं इनके यहाँ मौलिकता मिलती है भाई। ये तो रीतिबद्ध रीति मुक्त जो कवि हैं जो अलग से अपनी विशेषता रखते हैं रीतिकाल के दौरान, वो है भाई एक रहस्यवाद की भावना भी इनके यहाँ देखने को मिलती है। रहस्यवाद की भावना, क्योंकि स्वच्छंदतावाद में है ना जिज्ञासा और कौतूहलता के कारण रहस्यवाद का समावेश हो जाता है, तो रहस्यवादी भावना भी देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात है रीति मुक्त कवियों की कि प्रिय के प्रति उपालंब का भाव तो है लेकिन अनिष्ट का भाव नहीं है, और ये उदात्त भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है। तो ये लिखिए आप कि प्रिय के प्रति उपालंब का भाव तो है, लेकिन अनिष्ट की भावना नहीं है। यह है उदात्त भारतीय संस्कृति की विशेषता है। दरबारी जीवन का भाव क्या, बिल्कुल ही इन्होंने तो विरोध किया है दरबारी जीवन का, और ये प्रणालीबद्धता और थोथी रूढ़िवादिता का भी विरोध किया है, शास्त्रीय परंपराओं के विरोधी रहे हैं। ये सभी हैं रीति मुक्त कवियों की विशेषताएं। अब हम करते हैं कि रीतिकालीन जो कवि हैं वो हैं कौन कौन से, जो तीन विचारधाराएं हैं जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो अब रीतिकालीन कवियों का हम एक बार नाम देख लेते हैं कि वो है कौन कौन से। विशिष्टताएं तो आगे एक एक कवि की अलग अलग विस्तृत रूप से हम करेंगे, लेकिन इस प्रणाली में जैसे रीतिबद्ध है तो रीतिबद्ध के अंतर्गत हम रखेंगे भी चिंतामणि त्रिपाठी, जिन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है, केशवदास, कठिन काव्य का प्रेत, हृदयहीन कवि कहा है रामचंद्र शुक्ल ने इनको, और वही फिर भूषण है वीर रस के कवि रीतिकाल में, मतीराम है, देव है, पद्माकर है। और पद्माकर तो रीतिबद्ध कवियों में प्रधान माना जाता है भाई, यानी कि प्रतिनिधि कवि है रीतिबद्ध काव्य परंपरा का। और भाई इसमें फिर क्या रखेंगे हम, भिखारी दास है, सोमनाथ है, कुलपति मिश्र है, जसवंत सिंह हैं, जसवंत सिंह हैं भाई, दुल्ह कवि हैं, और भाई ये प्रताप शाही हैं, और भी है कवि तो बहुत, जैसे कि तोष कवि है, या फिर आप श्रीपति विक्रम शाही गवाल, ये सब रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। अब है रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध और रीति मुक्त याद कर लीजिए, फिर जो बच गए वो सब किस में है, रीतिबद्ध में है, क्योंकि ये थोड़े थोड़े हैं। रीति सिद्ध में अगर हम प्रतिनिधि कवि देखें तो वो है बिहारी। रीति सिद्ध में प्रतिनिधि तो कवि है बिहारी, फिर सेनापति है, वृंद कवि हैं जिन्होंने नीति के दोहे लिखे हैं, और रसनिधि हैं,
और रसनिधि तो ऐसे कवि हैं जिनको तीनों विचारधाराओं में गिना जाता है, भी रीतिबद्ध में भी शामिल कर लिया जाता है, रीति सिद्ध में भी, रीति मुक्त में भी। ये एकमात्र ऐसे कवि हैं रीतिकालीन में जो तीनों काव्य धाराओं में गिने जाते हैं। पजनेश है, नेवाज है, ये सभी रीति सिद्ध कवि हैं वे। और रीति मुक्त कवि कौन से हैं? तो रीति मुक्त में कालक्रम की दृष्टि से भी देखें तो सबसे पहले आएगा आलम, लेकिन अगर प्रतिनिधि कवि देखें रीति मुक्त का तो फिर कौन है? घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। द्विजदेव तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अंतिम कवि के अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में अंतिम कवि के रूप में विश्लेषित किया है द्विजदेव को। ये है वे रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध, इन कवियों को याद कर लीजिए। बाकी जो बच गए वो है रीतिबद्ध श्रेणी में आएंगे। अब हम देखते हैं कि एक बार तीनों प्रणालियों की विशेषता एक साथ देखते हैं। देखिए तीनों काव्य धाराओं के जो कवि हैं उनकी विशेषता हम एक साथ देखते हैं तो बिल्कुल आप स्पष्ट कर पाओगे अंतर, क्योंकि कथन और निष्कर्ष में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ अगर आपको प्रवृत्तियाँ नहीं पता तो फिर आप ठीक नहीं कर पाओगे। आप रीतिबद्ध तो क्या है, इनमें तीनों में अंतर देख लीजिए। अब आप यहीं पे जैसे रीतिबद्ध तो है भी आचार्य कवि, यानी कि आचार्य तो का निर्वाह किया है इन्होंने, तो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। ये है भी काव्य कवि, यानी कि ये आचार्य भी हैं और कवि भी हैं, वो पिछली क्लास में हमने देखा था। और रीति मुक्त क्या है भाई? स्वच्छंद कवि है, क्योंकि ये तो रीतिबद्धता के विरोधी है। ये है भाई संयोग श्रृंगार का वर्णन मिलता है इनके यहाँ भी संयोग श्रृंगार मिलता है, लेकिन रीति मुक्त के यहाँ आपको वियोग श्रृंगार देखने को मिलेगा संपूर्ण कविता में, संपूर्ण काव्य में। इनके यहाँ कला पक्ष की प्रधानता है। इनके यहाँ कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों बराबर है भाई। आप कह सकते हैं कि भाव पक्ष भी है यहाँ मौलिक भावनाओं के कारण, और इनके यहाँ केवल भाव पक्ष है, यानी कि भाव पक्ष की प्रधानता है। ये भाव उद्गारों को अधिक महत्व देते थे। और आगे देखें तो इनके यहाँ अनुकरण की प्रवृत्ति है, लेकिन रीति सिद्ध के यहाँ मौलिक उद्भावनाएं भी हुई हैं, तो इनके यहाँ मौलिक उद्भावनाएं देखने को मिलेंगे आपको। और इनके यहाँ आपको पूर्ण मौलिकता मिलेगी। रीति मुक्त कवियों के यहाँ आपको पूर्ण रूप से देखने को मिलेगी क्या? मौलिकता। मानसल प्रेम का चित्रण है इनके यहाँ। इनके यहाँ तो भी मानसल प्रेम है, इनके यहाँ भी मानसल प्रेम है, और इनके यहाँ अशरीरी मानसिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। क्योंकि ये तो एक रीतिबद्ध और रीति सिद्ध जो कवि हैं, ये तो किसी अच्छे घर की कुलवधू का चित्रण भी एक गणिका की तरह करते हैं, लेकिन रीति मुक्त कवि तो एक गणिका का चित्रण भी एक अच्छे घर की कुलवधू की तरह करते हैं। तो इस विषय में आप कह सकते हैं कि इनके यहाँ भोग्य नारी का चित्रण है, लेकिन इनके यहाँ भी भोग्य नारी का चित्रण है, घोर श्रृंगारिकता है। बिहारी के दो में तो आपको देखने को मिलेगी।
लेकिन रीति मुक्त कवियों के यहाँ नारी भाव का विषय है, भाई भावना का विषय है, भोग का नहीं। नारी भावना का विषय है, भोग का नहीं। ये रीति मुक्त कवियों की विशेषता है। और इनके यहाँ जो है वो प्रेम क्रीड़ापरक है, रीतिबद्ध के यहाँ क्रीड़ापरक है प्रेम, और रीति सिद्ध के यहाँ भी प्रेम क्रीड़ापरक है। लेकिन रीति मुक्त कवियों के यहाँ प्रेम पीड़ापरक है। योग श्रृंगार का वर्णन है, पीड़ा है, और प्रेम की सूक्ष्म अनुभूति देखने को मिलेगी आपको यहाँ। ये तो थी भाई तीनों कवियों की एक सरसरी नज़र से हमने देखा है कि तीनों कवियों में क्या मौलिक अंतर हमको देखने को मिलता है। अब हम आगे करते हैं रीतिकाल के प्रवर्तक के बारे में चर्चा। रीतिकाल का प्रवर्तक यदि सामान्य रूप से पूछा जाए सीधे सीधे कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, तो आप उत्तर देंगे चिंतामणि त्रिपाठी, जिनका जन्म 1600 ईस्वी माना जाता है। लेकिन यदि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछा जाए कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, तो फिर है वे केशवदास, जिनका जन्म 1555 ईस्वी माना जाता है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं। तो अब देखिए भी रीतिकाल का प्रवर्तक या रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है भाई, ये भी अपने आप में ही एक, क्योंकि रीतिकाल में एक परसेंट, रीतिकाल में क्या हिंदी में किसी भी कालखंड में चले जाइए आप, एक के ऊपर सहमति बनना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाद में फिर डिबेट चलती हैं, अपने अपने मत रखे जाते हैं, और फिर सब सर्वसम्मति से फिर किसी एक पर निर्णय किया जाता है। फिर भी एक आध तो बच ही जाता है कि मैं तो भाई इसी को मानूंगा। और वैसे तो केशव के साथ यहाँ अन्याय भी हुआ है। असल में तो यदि प्रवर्तक तो केशवदास ही है रीतिकाल के, लेकिन अब शुक्ल ने कह दिया तो वो सब हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि शुक्ल ने जो बोल दिया वो हमारे लिए, ये लगाओ, एक शुक्ल के मुंह से निकला हुआ एक एक वाक्य हमारी हिंदी साहित्य का रत्न है, हमारी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए रीतिकाल का प्रवर्तक है, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने तो किसे माना है, चिंतामणि त्रिपाठी को, और अब तो सर्वसहमति से भी चिंतामणि त्रिपाठी को ही मानते हैं प्रवर्तक। इन्हें मणिमाल भी कह देते हैं भाई इनका नाम। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगर पूछे प्रवर्तक तो है भाई कौन है, केशवदास। इनका जन्म माना जाता है 1600 ईस्वी, और इनका माना जाता है 1555 ईस्वी। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म माना है 1609 ईस्वी। वैसे तो सर्व मान्य मत तो है 1600, लेकिन अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि का जन्म पूछ लिया जाए तो 1609 ईस्वी। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है भाई, वो केशवदास है। वैसे तो हम हर कवि का एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, हर कवि ने कितनी रचनाएं लिखी हैं, फिर उन रचनाओं में क्या है, कब लिखी हैं, उसकी विशेषताएं, और वहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब हम अध्ययन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ प्रवर्तक के बारे में कि आखिर ये अन्याय केशवदास के साथ क्यों किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये हम थोड़ा सा इस पर भी अपनी डिस्कस करना जरूरी है कि वास्तव में आचार्य शुक्ल की दृष्टि परंपरा के अखंडित प्रभाव पर टिकी थी, किसी प्रवर्तक या प्रवर्तन पर नहीं। शुक्ल जी का मानना है कि केशवदास से लगभग 50 वर्ष बाद चिंतामणि त्रिपाठी से हिंदी में रीतिकाल की एक अखंडित परंपरा चली, और जिसका बाद में अधिकांश रीतिकालीन कवियों ने अनुसरण भी किया है।
तो रीति काल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी को ही मानना चाहिए। और बाद में फिर सर्वसहमति से ये मान भी लिया गया, क्योंकि दोनों में कुछ अंतर भी दिखाई देता है। जैसे चिंतामणि त्रिपाठी और केशवदास दोनों भिन्न आदर्शों को लेकर चले हैं। आप चाहो तो ये शुक्ल का कथन बाद में लिखेंगे, इकट्ठे कथन। चिंतामणि त्रिपाठी और केशवदास, इन दोनों में परिवर्तन में जब अगर हम देखें तो दोनों के आदर्श अलग अलग थे। केशवदास ने अलंकार विवेचन के लिए अलंकार विवेचन के इन्होंने भाम्य, दंडी, उद्भट और केशव मिश्र, इन सब का अनुसरण किया है। जब अलंकार विवेचन किया है या इन्होंने जो अलंकार ग्रंथ लिखे हैं, केशवदास ने अलंकार विवेचन में भाम्य, दंडी, उद्भट व केशव मिश्र की परंपरा का अनुसरण किया है। विशेषकर दंडी के काव्य आदर्श ज्यादातर जो अलंकारों में इन्होंने अनुसरण किया है वो दंडी के काव्य आदर्श और केशव मिश्र के अलंकार शेखर ग्रंथ का अनुसरण किया है। अनुकरण किया है, जबकि चिंतामणि त्रिपाठी ने, ये दोनों के भिन्न आदर्शों की बात चल रही है भाई, कि शुक्ल ने कहा है कि दोनों जो चिंतामणि त्रिपाठी हैं वो अखंडित परंपरा के तो हैं ही, साथ में केशव से भिन्न आदर्शों को लेकर भी चले। और फिर आगे चल के अधिकांश रीतिकालीन कवियों ने चिंतामणि त्रिपाठी का ही अनुकरण किया। तो उन भिन्न आदर्श, कौन से भिन्न आदर्शों की बात की है, उन भिन्न आदर्शों के बारे में यहाँ बात चल रही है कि केशवदास ने अलंकार विवेचन में भाम्य, दंडी, उद्भट और केशव मिश्र का अनुकरण किया है, यानी कि इनके ग्रंथों का, जबकि चिंतामणि त्रिपाठी ने जयदेव के चंद्रालोक व अप्य दीक्षित के कुवलानंद का अनुसरण किया है। और फिर आगे चल के जो रीतिकालीन कवि हैं अधिकांश, उन्होंने अलंकार विवेचन में चिंतामणि त्रिपाठी का ही अनुसरण किया है, यानी कि उन्होंने भी जयदेव के चंद्रालोक और अप्य दीक्षित के कुवलानंद का अनुकरण किया है। लेकिन देव इसमें अपवाद है, ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि देव इसमें अपवाद है, क्योंकि देव ने अलंकार विवेचन में केशवदास का अनुकरण किया है। सिर्फ ये अपवाद आपको देव वाला इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। चाहो तो आप लिख सकते हो कि देव ने अलंकार विवेचन में केशवदास का अनुकरण किया है, बाकी सभी जो रीतिकालीन कवि हैं उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी का ही अनुकरण किया है। अब ये तो है अलंकार विवेचन में। अब इन्होंने अलंकार ग्रंथ भी लिखे और रस ग्रंथ भी, तो रस विवेचन में लिखो आगे कि रस विवेचन में केशवदास ने तो रुद्र भट्ट की श्रृंगार तिलक का अनुकरण किया है, जबकि चिंतामणि त्रिपाठी ने भानुदत्त की रसमंजरी का अनुकरण किया है। और
आगे चलकर सभी रीतिकालीन अधिकांश रीतिकालीन कवियों ने भी चिंतामणि त्रिपाठी का ही अनुकरण किया है, यानी कि भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर ही रस विवेचन के ग्रंथ लिखे गए हैं। केशव दास ने रस विवेचन में रुद्र भट्ट के ग्रंथ कह सकते हो या रचना कह सकते हो, रुद्र भट्ट के श्रृंगार तिलक का अनुसरण किया है। जबकि चिंतामणि त्रिपाठी ने भानुदत्त रस विवेचन में भानुदत्त की रसमंजरी का अनुकरण किया है। और फिर बाद में आगे चलकर अधिकांश रीतिकालीन कवियों ने चिंतामणि त्रिपाठी का ही अनुसरण किया है, यानी कि रस विवेचन में भानुदत्त की रसमंजरी का ही अनुसरण उन्होंने किया है। इसमें कोई अपवाद नहीं है, सिर्फ देव अपवाद है अलंकार विवेचन में जो केशवदास की परिपाटी पर चलता है। बाकी सभी जो है ये चिंतामणि त्रिपाठी की परिपाटी पर चलते हैं। और इसी दृष्टिकोण को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। और अखंडित परंपरा तो चल ही चुकी थी। केशवदास तो 1555 में और बाद में 50 साल बाद फिर चिंतामणि त्रिपाठी आए। उसके बाद तो फिर अब ये तो है भाई प्रवर्तक के बारे में हमने देखा। अब हम आगे करेंगे केशवदास के बारे में देख लेते हैं आज थोड़ा सा। ऐसे तो रीतिकाल भाई 15 वीडियो में भी पूरा नहीं होगा, थोड़े से लंबे वीडियो बनाने पड़ेंगे और स्पीड भी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। आप फिर रोक के वीडियो देख सकते हो। अब देखिए केशवदास के बारे में। अब हम कवियों में आ गए भाई। अब हम कवियों का विस्तृत अध्ययन शुरू कर दिया हमने। कवियों के बारे में एक एक कवि को उठाएंगे और उसकी रचना, कालक्रम, सब उनकी पंक्तियां, उनके बारे में देखेंगे। अब केशवदास का जन्म है भाई 1555 ईस्वी माना जाता है। केशवदास के पिता का नाम है भाई काशीनाथ। ये भी कवि रहे हैं भाई, ये भी रचना की है इन्होंने। और इन्होंने एक रचना लिखी है शीघ्र बोध। चाहो तो आप याद रख सकते हो। इनके पितामह थे भाई श्री कृष्णदास। पितामह यानी कि दादा। पितामह थे भाई श्री कृष्णदास। बहुत अच्छे प्रगाढ़ पंडित थे संस्कृत के कृष्णदास जी। और इनकी एक रचना है भाई प्रतिबोध चंद्रोदय। ये तो 1-2 परीक्षाओं में पूछी भी गई है। अब ये तो है भाई इसके परिवार के बारे में, थोड़ा जन्म के बारे में हमने देखा। अब हम चलते हैं केशवदास पे। अब केशवदास क्या है कि शुक्ल जी ने तो केशवदास का जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के फुटकल कवियों में रखा है केशवदास को।
और इनको हृदयहीन कवि, कठिन काव्य का प्रेत, उक्ति व चित्र और शब्द क्रीड़ा का कवि, ये सब उपाधियाँ दी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को। तो केशवदास भक्ति काल और रीति काल की संधि रेखा पर स्थित कवि है। दो कवि ऐसे हैं जो भक्ति काल और रीति काल की संधि रेखा पर स्थित हैं, सेनापति और केशवदास। और दोनों ही कवि ऐसे हैं जिन्होंने भक्ति और श्रृंगार दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी हैं भाई रीति काल में। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो केशवदास भक्ति काल और रीति काल की संधि रेखा पर स्थित कवि है। दो कवि हैं भाई ये, चाहो तो आप सेनापति को भी यही लिख लो, भक्ति काल और रीति काल की संधि रेखा पर ही सेनापति है, क्योंकि उनका जन्म भी हुआ था भाई 1889 ईस्वी में। और दोनों ही ये भक्त और श्रृंगारी, केशवदास के बारे में लिखो कि ये भक्त भी थे और श्रृंगारी भी, दोनों ही थे भाई ये। रामचंद्री का तो इनका महाकाव्य है जो राम के ऊपर लिखा गया है, तो भक्त थे ये। और जैसे रसिक प्रिया इनकी पहली रचना है, उसमें रस विवेचन है, वो श्रृंगार की रचना है। और भाई आचार्य शुक्ल ने इनके 7 ग्रंथों का उल्लेख किया भाई अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो शुक्ल के अनुसार, वैसे तो हम 9 ग्रंथ सभी पुस्तकों में भी लिखे हुए हैं और अब हम भी करेंगे, लेकिन शुक्ल के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो इनके ग्रंथ है भाई 7। उन्होंने तो 7 ग्रंथ बताए कि इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की है। अब वो 7 ग्रंथ नहीं, हम तो सभी ग्रंथ करेंगे। तो 3 तो इन्होंने लिखे हैं भी, चलो इनकी रचनाएं लिख देते हैं आगे। 3 तो रीति विषयक रचनाएं लिखी हैं भी केशवदास ने। सबसे पहले तो रसिक प्रिया है 1591 ईस्वी में, दूसरी है कवि प्रिया 1601 ईस्वी में, और एक है भाई छंदमाला। ये तो है 3 रचनाएं तो है रीति विषयक रचनाएं। अब केशवदास की रचनाएं लिख लो भाई ऐसे। तो रीति विषयक रचना सबसे पहले तो है भाई रसिक प्रिया, जिसका समय है भाई 1591 ईस्वी। ये हिंदी का और केशवदास का भी और हिंदी का भी प्रथम काव्यांग ग्रंथ है भाई रसिक प्रिया। इसके साथ ही लिखिए इसको आप। दूसरा है भाई कवि प्रिया, और ये है 1601 ईस्वी में। और तीसरा है भाई छंदमाला। ये तो है भाई इनके रीति विषयक ग्रंथ। और जैसे रामचंद्री का है इनका, अगर चौथा ग्रंथ हम देखें, ये तो है तीनों रीति विषयक, अलग से लिख लो। अब ये रामचंद्री का तो जैसे भक्ति का हो गया ना, तो रामचंद्री का है, रामचंद्री का है भाई 1601 ईस्वी में। और फिर है वीर रतन बावनी है 1607 में है रतन बावनी। ये तो महाकाव्य है भाई, लिख सकते हो आप, प्रबंध की क्षेत्र में आता है। ये प्रबंध रचना है इनकी, ये रतन बावनी है 1907 में। लेकिन एनसीईआरटी तो इनकी प्रथम रचना मानती है रतन बावनी को ही। और जहाँ वीर सिंह देवचरित है, ये तो राज प्रशस्ति की रचना है वीर सिंह देवचरित। और एक है भाई विज्ञान गीता, ये है भाई
1607 में ये है और 1607 में ये है 1610 में, और फिर जहांगीर जसचंद्री का है भी 1612 में। यहाँ लिख देती हूँ, इनकी 8वीं रचना है जहांगीर जसचंद्रिका। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो इसका सन तो आप लिख लेना, ये 1612 ईस्वी में है। और 9वीं इनकी रचना है वे नखशिख। इनके बड़े भाई की रचना हमने पढ़ी थी, भक्ति कालीन समय सीमा में लिखी गई रीति विषयक रचना थी सिख नख, लेकिन इनकी है भाई नखशिख केशवदास की। और ये ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, ये भी लिख लीजिए। ये जो थे ये ओरछा नरेश, क्योंकि किसके दरबारी कवि थे ऐसे भी पूछा जाता है, तो ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे वे। अब रामचंद्रिका है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, ये ऐसी रचनाएं हैं जिनके बारे में हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे रामचंद्रिका है, ये एक रात में लिखी गई रचना है। ये तुलसीदास जी के पास गए थे केशवदास, और तुलसीदास जी ने, क्योंकि ये संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित थे और चमत्कार प्रदर्शन की भावना से ये अलंकारों को ठूस देते थे अपनी कविता में, तो उन्होंने कहा कि आप तो भाषा के कवि हो। तुलसीदास जी ने, ये भी एक प्रश्न बनता है कि तुलसीदास ने केशवदास को भाखा या भाषा कवि या प्राकृत कवि कहा है वो। तो फिर इन्होंने, वो बात इनको चुभ गई और वाल्मीकि रामायण को आधार ग्रंथ बनाकर इन्होंने एक रात में लिख दी थी रामचंद्रिका। और संवाद शैली के लिए प्रसिद्ध है रामचंद्रिका, जो रामलीला में और कहीं ये संवाद जो शैली का प्रयोग किया जाता है, ये रामचंद्रिका एक ही शैली है। तो इसके बारे में हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।